हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड थ्योरी को कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और ये होता है तो मतलब इसका रीजन क्या होता है, ये क्यों होता है, तो उन सब के बारे में बात करें। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें रे के बारे में पढ़ा था कि रे जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहां पर वही है, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने देखा था कि अगर 3 कार्डबोर्ड है और ज्योमेट्रिकली एक ही जगह पर अगर तीनों में पिन होल्स बनाए जाते हैं और दूसरी तरफ अगर कैंडल जल रही होती है तो वो तभी हमें दिखाई देती है जब वो तीनों के तीनों होल्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। दैट मींस लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, पढ़ा था। This holds true when light continues to travel in a same medium having the same optical density throughout। कह रहे हैं ये केवल और केवल तभी तक ये सही रहेगा जब तक लाइट अपना मीडियम चेंज ना करे। मीडियम से मतलब ये है, जैसे मान लो एयर में चल रही, एयर से मान लो ग्लास में चली गई या वाटर में चली गई। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में वो फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होता है तब तक जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, रे के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इस ऑप्टिकल डेंसिटी जो टर्म लिखा है इसका क्या मतलब है? ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म का मतलब ऐसे अभी समझो, आगे हम लोग इसको नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन करती है कि लाइट को चलने में कितनी मुश्किल होने वाली है। जैसे अगर मान लो हम एयर में बात करें तो एयर में लाइट ठीक ठाक तरीके से चलती है, अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अगर वहीं ग्लास में बात करें, वाटर में बात करें, डायमंड में बात करें या अदर किसी लिक्विड के अंदर बात करें तो उसमें जो लाइट चलती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी किसी मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट को कम करती है या बढ़ाती है, जिस फैक्टर से कम या ज्यादा करती है, उसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कैसे देखेंगे, मतलब किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट कम होती, किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है, दैट फैक्टर को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बात करें, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन अ मीडियम हैविंग लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, मतलब जो कम रुकावट डालता है लाइट के पाथ में, उसको बोला जाता है लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी या लेसर ऑप्टिकली डेंस मीडियम। और स्लोवर इन अ मीडियम हैविंग ग्रेटर, तो कह रहे हैं कि जो ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ठीक, इसी तरह से आगे बात करें, when a ray of light travels from one optical medium to another, it changes its direction and bends at the boundary between the two media on entering the second medium. It moves along the straight path in that medium। ये बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक इंटरफेस दिया गया हो, जैसे मान लो कि एयर से पानी के अंदर जा रही, वाटर के अंदर जा रही लाइट रे, तो एयर में वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी और पानी में जाएगी तो पानी में जाने के बाद स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन पानी और जहां पर एयर की इंटरफेस है, उस इंटरफेस पर जैसे ही लाइट गिरती है वो बेंड हो जाती है। इसका ये मतलब है। अब ये बेंड क्यों होती है, तो इसका रीजन क्या होता है वो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दोनों मीडियम के जहां इंटरफेस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं वहां पर वो अपना पाथ चेंज करती है, और उस पाथ चेंज करती है, उस बेंडिंग को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको भी नाम देंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट के मुड़ने की जो क्रिया होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट at the surface separating the optical media is known as refraction of light। दो ऑप्टिकल मीडिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के ऊपर जब लाइट आकर के इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, वो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आओ इसे देख लेते हैं, ये तो थियरी थी, आओ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि या हमारे पास यहां पर ये इंटरफेस दिया गया, कोई इंटरफेस है, ये इसके ऊपर दूसरा मीडियम, इसके नीचे दूसरा मीडियम है। एक लाइट आकर के यहां पर गिरती है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, पढ़ा था हम लोगों ने। यहां पर इस इंटरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पर आकर के गिरती है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस प्लेन के ऊपर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। ये दूसरे मीडियम में जाती तो अपने एक्चुअल पाथ पर ना जाकर के अपने पाथ से डेविएट हो जाती है।
तो डेविएशन जो होता है इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये मीडियम पहला है और ये मीडियम दूसरा है, ठीक है। यहां पर आई हो गए, आर हो गए, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। यहां पर ये आर है, आर को बोलेंगे यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे है, मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट है। तो कभी भी याद रखेंगे जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दोनों मीडियम का जहां इंटरफेस होता है वहां पर वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होती है, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जा रही है लाइट रे या ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में जा रही है लाइट रे, तो वो डिसाइड करेगा। ये बेसिक फिगर है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन, आई थिंक याद रहेगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन तो अभी देख लिया, ये रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे चली गई, मीडियम फर्स्ट सेकंड हो गया, आई हो गया, आर हो गया, ठीक। इसका कॉज क्या होता है? तो कॉज होता है, अभी हमने देखा कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट स्लो चलती है और जो ऑप्टिकली लेसर मीडियम होता है, मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, उसमें लाइट ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। मतलब क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड जो होती है लाइट की वो कम या ज्यादा होती है, या कह सकते हैं चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से ही ये बेंडिंग देखने को मिलती है। तो क्या लिखा देखो, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से चलती है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन थ्रू ग्लास। ग्लास में अगर देखा जाए तो स्पीड कम होती, एयर में स्पीड ज्यादा होती, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर जो ब्लू कलर से लिखा गया है इसको मार्क करके लिखना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो केवल और केवल स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से होता है, ठीक है। एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मीडियम देखे थे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। तो यहां पर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम को यूज करने वाले हैं। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट in the two media, greater will be the amount of refraction, that is bending of light। क्या बोल रहे हैं, जैसे दो मीडियम है, एक एयर है एक ग्लास है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज्यादा गैप होगा, कह रहे हैं कि बेंडिंग उतनी ज्यादा होती है। यहां पर ये जो बेंडिंग हुई है इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड हुई तो बेंडिंग का जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, या दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस कितना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं होना, आगे भी हम डिफाइन करेंगे, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी उसे नाम दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है जहां पर लाइट को चलने में कम मतलब रेजिस्टेंस लगता है वो लेसर ऑप्टिकली डेंसर होता है, जहां ज्यादा लगता है उसे हम कहते हैं मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे इसमें बात करें तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग कैसे होती है वो बताना हो, तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम है, कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम है। रेयरर ऑप्टिकल डेंसर, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, या उनको दूसरा नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये इंटरफेस है, यहां पर इंसिडेंट रे आकर के गिरी, नॉर्मल हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये मीडियम हुआ, ये ऐसा आई और आर हुआ। यहां पर देखो रेयरर मीडियम लिया। रेयरर मीडियम का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, ठीक है। और डेंसर मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। मतलब क्या है, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इनकी जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है, लिखा गया वही पढ़ लेना। When a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal at the point of incidence at the interface of the two media। सेकंड केस क्या है, अगर ये लाइट रे आकर के यहां गिरती है, इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गया, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई हो गया, आर हो गया, ठीक। देखो यहां पर क्या है, डेंसर मीडियम है, यहां पर रेयरर मीडियम है। यहां से जाने में, यहां जब इस मीडियम से इस मीडियम में गए, रेयरर से डेंसर में गए, स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, स्पीड ऑफ लाइट कम हुई तो बेंडिंग हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग देख करके भी बता सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अमाउंट ऑफ
बेंडिंग बताने के लिए हमें ऑप्टिकल डेंसिटी दी जाएगी, तो बता सकते हैं उससे कितनी बेंडिंग होगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। दो मीडिया अगर दिए गए हैं और अगर डेंसर से रेयर में जाती हैं लाइट रेज, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है रेयर मीडियम में और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है डेंसर मीडियम में, इस वजह से होता है। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। और पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का। तो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जब भी एक इंटरफेस पर, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जब लाइट रे, तो इंटरफेस के ऊपर उनकी बेंडिंग होती है। बेंडिंग की डायरेक्शन इस तरह से हम डिसाइड कराएंगे। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखें। पेंसिल जो होती है वो बेंड दिखाई देती है। मान लो एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भर दो, उसके अंदर एक पेंसिल डाल दो, तो पेंसिल जो एक्चुअल होती है, जहां पर ये एयर और ये वाटर का इंटरफेस होता है ना, यहां पर ये बेंड हुई दिखाई देती है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ फिश इन पॉन्ड, अगर मान लो कोई तालाब है, तालाब के अंदर कोई मछली है, तो वो जो हम ऊपर से देखते हैं वो अब एक्चुअल अपनी पोजीशन पर दिखाई नहीं देती, उससे थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यहां पर देखना चाहो देख लो, देखो यहां पर है ना इसकी एक्चुअल पोजीशन, लेकिन ये दिखाई देगी ऊपर अगर हम यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं। तो बस जस्ट इंफॉर्मेशन थी कि कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, या कह सकते हो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक, नेक्स्ट आओ बात करते हैं इधर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है? तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ग्लास स्लैब आखिर होती क्या है? तो ग्लास स्लैब की अगर बात करें तो ग्लास स्लैब में इस तरह से हम बताते हैं, जैसे मान लो घर में शीशा है, उसके जो पीछे पेंट है उसको हटा दो, पेंट हटा दोगे तो उसमें दो पैरेलल प्लेट्स बन जाती हैं, मतलब एक साइड पैरेलल सरफेस, दूसरी साइड पैरेलल सरफेस बन जाती है, दोनों सरफेसेस पैरेलल होती है, उसी को स्लैब बोला जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया है, रेक्टेंगुलर स्लैब ले ली है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये इंसिडेंट रे आकर के इस पर गिरी, ये नॉर्मल यहां पर ड्रॉ किया गया, इसको इस तरफ सीधे जाना चाहिए था। सिंपल है, यहां पर एक ग्लास स्लैब थी, इसको हमने एयर में रख दिया, और जैसे एयर में रखा उसके ऊपर लाइट आकर के गिरी, तो लाइट आकर के गिरी जो वो इंसिडेंट रे, उस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल बना दिया, परपेंडिकुलर बनाया जिसको नॉर्मल बोल दिया, इसको इस तरह सीधे जाना चाहिए था। बताओ किधर जाएगी ये? तो यहां पर ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है। कैसे पता? एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ऑब्वियस है। तो क्या हुआ कि ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये किधर से किधर की तरफ जाएगी? तो अगर हम इसकी बात करें, IR हो गया, रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हमने अभी देखा डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग में कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर जो बेंडिंग होती टूवर्ड्स द नॉर्मल होती, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई। यहां पर हम लोगों ने R लिख दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, जो ये इसके अंदर चल रही वो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन दोबारा इस सरफेस पर गिरेगी, तो यहां पर ये डेंसर है, फिर बाहर निकलेंगे तो रेयर मीडियम आएगा ना, तो ये डेंसर से फिर रेयर में जाएगी, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाएगी तो होगा क्या, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो नॉर्मल बना दिया, ये वाला एंगल R था तो ये R हो गया। कैसे? देखो ये वाली जो सरफेस है इस वाली सरफेस के पर पैरेलल है, तो इस पर नॉर्मल दोनों पैरेलल नहीं हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। बेसिक मैथ है, पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे ही आकर के गिरेगी, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, ये हो गई इमर्जेंट रे। तो इसमें तीन तरह की रे हैं, जैसे रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा तो दो तरह की थी, आने वाली जिसको इंसिडेंट रे बोला जाता था, और दूसरे मीडियम में जो जाती थी वो रिफ्रैक्टेड है। यहां पर आने वाली को बोला जाता है इंसिडेंट रे, जो स्लैब के अंदर चलती हैं वो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं, जो स्लैब से बाहर निकलती हैं इनको इमर्जेंट रे बोला जाता है। ठीक है, इसमें इतना याद रख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे होती है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। ठीक है, ज्यादा बिग इशू नहीं है, इसके पैरेलल होती है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हो। प्रूफ करना होगा तो भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात देखो, ये है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कितना एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गई हैं, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है वो यहां सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं।
ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, मतलब ये किस रास्ते पर जाना चाह रही थी, किस रास्ते पर जा रही है, उन दोनों रास्तों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आया है ना, उसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इंक्रीजेस विद, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ स्लैब। अगर स्लैब की हम थिकनेस बढ़ाते चले जाएं, जितनी मोटी स्लैब होती चली जाएगी उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। एंड इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उस केस में ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर अगर बात करें एंड इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी हम इसको देखेंगे, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी लेकर के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। फिर क्या है? ए डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू कम होती जाए। वेवलेंथ ऑफ लाइट में हम लोगों ने देखा था कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी ये वाली वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, इन दोनों के बीच में गैप काफी बढ़ जाएगा, पर पैरेलल होंगी। ठीक है। हाँ, पैरेलल कब नहीं होंगी ये भी पूछा जा सकता है। तो इधर का मीडियम अलग और इधर का मीडियम अगर अलग कर दिया जाए तो ये पैरेलल नहीं होंगी। एग्जाम्पल, मान लो ग्लास स्लैब लिया आपने, ग्लास स्लैब को पानी की सरफेस पर रखा और पकड़े रखा, ऑब्वियस है डूब जाएगी लेकिन पकड़े रखा, तो ऊपर उसके एयर है और स्लैब से नीचे वाटर है और स्लैब खुद ग्लास की बनी हुई है, तो दोनों तरफ मीडियम हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जब दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो जाते तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना इसे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब हम बात करने वाले हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म है इसको और अच्छे से समझा जाए कि ये है क्या। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था हम लोगों ने, वही बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे मतलब जो आने वाली लाइट रेज है, रिफ्रैक्टेड रे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है मतलब आफ्टर बेंडिंग जो जाती है रे, उनकी बात करें, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। कह रहे जितने हैं वो सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कोई नया नहीं है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। यहां पर मान लो हमारे पास ये लाइट रेज आकर के गिर रही हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये सब कुछ है, ये ऐसा आई और आर हो गए। तो कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे हैं और नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं, और जिस प्लेन में लाई करती हैं उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। याद होगा ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन वहां कहते थे, यहां पर बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर बोलेंगे इसे प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, याद रखना इसे। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है क्या है वो हम बाद में बताते हैं, पहले यहां पर सुनवाओ। सबसे पहले क्या है, अगर मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। पहला मीडियम मान लो हमने एयर ले लिया, दूसरा मीडियम वाटर ले लिया। सपोज वाटर है, तो एयर से वाटर में जा रही लाइट रेज, तो एयर और वाटर को हम फिक्स कर दें। ठीक है, और यहां पर जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ फिक्स कर दी जाए। वेवलेंथ की बात जब भी करें तो कलर से करेंगे। ठीक है, मतलब कोई कलर है वो फिक्स कर दिया जाए, मतलब रेड कलर की अगर लाइट हम गिरा रहे हैं इसके ऊपर तो रेड ही आकर के गिरे, ग्रीन कलर की गिरा रहे हैं तो ग्रीन ही आकर के गिरे। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम ज्यादा करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये जो सेकंड लॉ है ये बताता है कि अगर हम दोनों मीडियम को फिक्स कर ले, जो भी लाइट रे आकर के गिर रही है उनका कलर फिक्स कर दिया जाए, तो हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जो साइन आई होगा, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी होगा उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये कुछ ऐसा बोलते हैं, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर इज कांस्टेंट फॉर अ, यहां पर देखो लिखा है फॉर ए गिवन कलर। गिवन कलर का मतलब क्या, गिवन वेवलेंथ। ठीक है, एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम बदलने नहीं चाहिए। अगर मीडियम बदल गए तो साइन आई और साइन आर कांस्टेंट नहीं होंगे। इसको कैसे मैथमेटिकली लिखा जाता है, तो इसको लिखते साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे बोला जाता है स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। यहां पर दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। कह रहे हैं कि जिसमें लाइट रे जा रही है उस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वो मीडियम जहां से लाइट जाती है। दैट मींस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज कांस्टेंट साइन आई बाई साइन आर के बराबर रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक समझ नहीं आया, अभी और अच्छे समझते हैं, इधर आओ। यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले समझते हैं, फिर उस कांस्टेंट की बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट किस फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। दैट फैक्टर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है? लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन अ मीडियम हैविंग लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्लोवर इन अ मीडियम हैविंग ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी। ये बात हम लोगों ने अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही की। ठीक है, कुछ नया नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है उसको लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी से डिनोट करते हैं, याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तब देखा था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें तो वो तो सी के बराबर नहीं होगी, वो तो उससे कम होगी, तो वो मान लेते हैं वी है। ठीक है, तो यहां पर यह है हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, आई आर है, सब वैक्यूम है और यहां कोई मीडियम दिया गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें या ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। जनरली वैक्यूम करते हैं, लेकिन वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल लेकर के चलते हैं हम अपनी थियरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के लिए। तो वो डिफाइन कैसे किया जाता है? जैसे मान लो हमने कहा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो यहां लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ग्लास में बताना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो भी ये फैक्टर निकल के आएगा वही फैक्टर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। फार्मूला देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखा जाता है वो सी बाई वी लिखा जाता है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक टर्म और होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अभी हम लोगों ने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में यूज हुआ। क्या है वो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या कह रहे हैं? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में ना बता करके वैक्यूम के किसी और, जैसे मान लो कांच, ग्लास की बात कर ली जाए और वाटर, तो वाटर और ग्लास की अगर बात करोगे तो दो अलग अलग मीडियम है ना, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होंगे। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इन केस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जनरली यूज करते हैं स्पीड उन दोनों मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसे। तो इस तरह से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। देखो यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है रिलेटिव और ये ऑब्सोल्यूट का। ऑब्सोल्यूट की जब बात की जाती है तो रेफरेंस में हम वैक्यूम लेते हैं, और अगर हम रिलेटिव की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में कोई पर्टिकुलर मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज्यादा ही होता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लिया ग्लास और एयर, वाटर या फिर एयर, इन सबको लिया जाए तो उस केस में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, सही लगेगा। आओ देखो, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। देखो कितनी लिखी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, अप्रोक्सीमेट इतनी ही लिखी जाती है। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। कह रहे हैं कि एयर में दिया गया है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देते हैं, उसमें स्पीड बताओ इसकी क्या होगी। तो बताओ, इधर अभी फार्मूला क्या देखा? फार्मूला देखा किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का अगर ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो जो कि डायमंड का दिया गया है, कुछ नहीं कहा, मतलब वो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां पर 2.5 दिया गया है, यहां पर सी की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है, और यहां वी के बारे में हमें बात करनी है। तो आओ इधर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में सब जो दिया गया है हम लगाएंगे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां सी बाई वी फार्मूला लगाएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को उधर ले जाएं तो स्पीड ऑफ लाइट इधर चला जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर डिवाइड में आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड की अगर बात करें, मीडियम की मतलब डायमंड की, तो कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट निकाल लो वैक्यूम में या फिर एयर की बात कर लो, और डिवाइडेड बाय में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो फार्मूले में है, तो 2.5 यहां रख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम अगर एक मीडियम में स्पीड दे रखी है, दूसरे मीडियम में स्पीड पूछी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, इस फार्मूले से लगा लिया करेंगे। ठीक, आगे आओ।
यहां पर एक और होमवर्क है, हम लिख देते हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि अगर इस n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, अभी सारी बातें करते हैं। इसे n से हम जनरली डिनोट करते हैं, तो अगर इसे n से डिनोट किया जाता है तो अगर ये स्मॉल n से इज इक्वल टू जैसे 2.5 लिखा है यहां पर, तो ये 2.5 लिख दिया, तो ये क्या होता है? ऑब्सोल्यूट होता है, ऑब्सोल्यूट होता है, ऑब्सोल्यूट होता है। लेकिन अगर मान लो कह दिया जाए कि ये n ना लिख करके यहां पर 1 लिख दिया जाए, यहां 2 लिख दिया जाए, इसका क्या मतलब है? जो कि बुक में लिखा होता है, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, n यहां पर लिख देते हैं 2,1 या n 1,2 लिख दिया जाता है। इन सब का क्या मतलब होता है? तो सुनो, इसका मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसका यह मतलब होता है, मतलब जो पीछे लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है, जो आगे लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो हमने कहा ANG, ये दिया गया है, ANG दिया गया 3/2 और ANW दिया गया है मान लो 4/3। ये क्या है? एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया गया है और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया गया है 4/3। किसी ने कहा चलो इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि ANW दिया गया है हमें और हम निकालना चाहते हैं, या फिर इसको हटाते हैं, इसमें इसी इधर आओ देख लेते हैं। यहां पर मान लो हमसे कहा गया ANW ऐसे लिखा है, यहां पर जैसे देखा हमने, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हमने मान लो लिख दिया ANG, कभी कभी ऐसे लिख दिया ANG, यहां पर लिख दिया जाए मान लो ANW, ऐसा कुछ करके लिख दिया जाए। तो दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम कैसा यूज करते हैं? जैसे मान लो कहा गया आपसे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना, तो हम क्या करेंगे? ग्लास लिख देंगे, ठीक है, n लगा देंगे। किसके रेस्पेक्ट में बताना है? तो वाटर यहां लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना है? जो पीछे होता है इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, मतलब ऑब्सोल्यूट, तो यहां पर हो जाएगा NG A के रेस्पेक्ट में और यहां पर हो जाएगा NW A के रेस्पेक्ट में। वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ANG कितना है? 3/2 है और ANW कितना है? 4/3 है, तो ये बन जाएगा 9/8। किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हमें चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। जैसे ये क्या लिखा था, देखो इसी से देख लो, ये लिखा था WNG, तो ये क्या लिखा है? GNW लिखा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस तरह से निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसका उल्टा आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, ठीक। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ अलग नहीं है। अगर ये इस तरह से लिखा गया होगा तो हम इस तरह से लिखा करेंगे, इसको खोला जाएगा तो बता देना N2/N1 लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह लिखा हो तो N2/N1 नहीं होगा। यहां जो पहले लिखा होता है इसको ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में लिखा होता है इसको नीचे लिखा जाता है। इसे पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब होता है 1 और ये 2, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप कैसे भी लिख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप एक नोटेशन यूज करें जो पूरे हमेशा काम आएगा। अपनी पूरी क्लास जब तक पढ़ रहे होंगे तब तक काम आएगा। बाकी लिखने के तरीके अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे यहां पर हम लेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल लेंसेस के बारे में देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो। स्फेरिकल का मतलब तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स में भी पढ़ा था। वहां पर क्या होता था, हमें पेंट करना पड़ता था। पेंट हम करते थे ओपेक बनाने के लिए कि आर पार लाइट ना जाए, इसीलिए तो करते थे ना। उससे आर पार लाइट अगर हो जाएगी तो वापस नहीं लौटेगी, और वापस नहीं लौटेगी तो किन रेज को हम कंबाइन करके इमेज फॉर्म कराएंगे। यहां पर क्या होता है, लाइट रेज आर पार जाती हैं। इसके लिए क्या करना है, ए स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं। ए स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होता है, बाउंडेड बाई 2 स्फेरिकल सर्फेसेस और बाई 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन सर्फेसेस। Thus a lens is bound by at least 1 curved surface। समझ नहीं आया? देखो क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कुछ इस टाइप से कि ये एक कर्व सरफेस है ना, तो दूसरी कर्व सरफेस से इसे घेर दो, ये ऐसी कर्व सरफेस है तो इसको इससे घेर दो, दोनों कर्व सरफेस है। ऐसा भी तो हो सकता है एक प्लेन हो एक कर्व हो, ठीक है। यहां पर ऐसा हो सकता है एक प्लेन हो एक कर्व हो, कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि लेंस बनाना है तो दोनों की दोनों सरफेस कर्व होनी चाहिए, एक कर्व भी हो सकती, एक प्लेन भी हो सकती है, एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों प्लेन हो गई तो वो तो स्लैब हो जाएगी ना, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। आओ इसके आगे बात करते हैं। यहां पर एक हमारे पास लेंस बनाया गया ऐसा, ठीक है, ये लेंस बनाया गया है। तो इस लेंस को बनाने में क्या किया गया होगा, एक गोला इस तरह का लिया गया होगा, उसकी ये सरफेस आई होगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगी। एक गोला इस सरफेस का लिया गया होगा जो इस तरह से बना होगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इस तरह का लेंस है अगर, तो उसमें ये एक गोला लिया गया होगा, एक गोला इस तरह से लिया गया होगा, तो इस तरह से लेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये जो लेंस बनाया गया है, ये वाला लेंस, यहां पर ये जो लेंस बनाया गया है, यहां पर हम बात करते हैं, इधर से आओ, ये जो लेंस बना है, ये वाला जो लेंस बना है, ये वाला लेंस, ये लेंस है ना। तो इस लेंस की अगर बात करें तो इस लेंस की ये पहली कर्व सरफेस हो गई, ये दूसरी कर्व सरफेस हो गई। इसमें दोनों की दोनों सरफेस कर्व सरफेस हैं, इसमें दोनों की दोनों सरफेस कर्व सरफेस हैं। तो मतलब क्या है, हमारे सिलेबस में क्लास 10th की अगर बात करें तो उसमें दोनों के दोनों कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, ऐसे ही लेंसेस देखने को मिलते हैं। एक कर्व हो एक प्लेन हो, ऐसे आप क्लास 12th में जाएंगे 10+2 में, तो वहां पर पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो इसमें जब दोनों के दोनों सरफेसेस कर्व्ड सरफेस हो और ये बीच में थोड़ा मोटा हो और किनारे किनारे पतला हो, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और उधर वाले लेंस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। केव का मतलब होता है गुफा, गुफा का मतलब दबा हुआ। तो इसके देखो दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस जो है वो दबी हुई हैं और इसकी बाहर की तरफ निकली हुई हैं, बल्जिंग आउट, ठीक, बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करनी है। जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कई सारे टर्म, यहां पर भी कई सारे टर्म पढ़ने हैं। तो आओ देखो, सबसे पहले हम यहां कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, इसको सही कर लेना, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस हो गया, वो कॉन्वेक्स लेंस हो गए। अब इसमें पहला टर्म डिफाइन करते हैं कि जैसे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी तो उनका स्फीयर रहा होगा, कोई स्फीयर का सेंटर रहा होगा, तो इसमें डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले, ठीक है। तो C1 और C2 दो अलग अलग हो गए। देखो इस सरफेस की अगर बात करें तो इसका गोला इधर कंप्लीट हो रहा है स्फीयर, तो इसका C2 ये है, इसका इधर कंप्लीट हो रहा है C1 ये है, ठीक। इसी तरह से इसमें भी C1 और C2 होते हैं, बढ़िया है। देखो एक काम है कि C1 और C2 को मिला दिया, यहां पर भी C1 और C2 को मिला दिया, तो हमने C1 और C2 जो भी हैं इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं, C से डिनोट कर दिया गया। और जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2 या लाइन ज्वाइनिंग टू C1 एंड C2 इस प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइन ज्वाइनिंग करती है C1 और C2 को, या स्ट्रेट लाइन, या ऐसे बोल दो हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2 या passing through center of curvature of both the refracting surfaces is known as principal axis, ठीक है, जैसे वहां था यहां भी है। यहां पर देखो जो इफेक्टिव विड्थ होती है लेंस की उसे बोला जाता है लेंस का अपर्चर। वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, यहां पर भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। देखो यहां पर ये बिल्कुल सेम ऐसे नहीं दिखते, ये हम लोगों ने इस तरह से देखा है कि बीच में ये मोटा है और किनारे किनारे पतला है, लेकिन एक्चुअली लेंस इस तरह के होते हैं। तो अगर लेंस एक्चुअली इस तरह के होते हैं तो इसमें देखो यहां पर जो देखो उंगलियां हैं, इधर थंब है हमारा, तो इनके बीच का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ना, मतलब जितना भी पोर्शन होता है जिस पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसी को बोला जाता है अपर्चर। अपर्चर इज द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, या इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस इज अपर्चर। अभी सबकी डेफिनेशन देखेंगे। ये यहां पर जो ये अपर्चर की जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींचा है और C1 C2 से मिलाने वाले जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहां कट करती है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पर पोल होता था वैसे यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता था, ठीक है। आगे आओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस पढ़ते हैं। अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस
फ्रॉम विच द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। इसका जो डायमीटर होता है ना, पूरा का पूरा डायमीटर, इस डायमीटर को ही बोला जाता है अपर्चर। ठीक है, आगे आओ। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट होता है। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये हमारे पास लेंस है, लेंस का जो सेंटर होगा, ये डायमीटर जैसा सर्कुलर जैसा दिख रहा है, डिस्क जैसा, इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर कहलाता है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अभी और इनको टेक्निकल वर्ड में भी डिफाइन किया जाएगा, अभी इनको हम ऐसे ही एज इट इज डिफाइन करते चले जा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। A lens is bounded by two spherical surfaces and therefore has two center of curvature, that is C1 and C2. The line C1 and C2, the line joining them is called the principal axis of the lens. It is also called the optical axis of the lens and is perpendicular to both the refracting surfaces of the lens. दोनों refracting surfaces के perpendicular होती है। C1 C2 को मिलाने वाले लाइन को हम principal axis बोलेंगे। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ये प्रिंसिपल फोकस लिखा है, इसको सही कर लेना, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ए पॉइंट, इसको हटा देते हैं, लिख लेना प्रिंसिपल फोकस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट at which the parallel rays of light converge or appear to diverge from it after passing through lens is called its principal focus। ये बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई लेंस है, लेंस के ऊपर पैरेलल लाइट रेज गिराई जाए, वो क्या करें? उनको कन्वर्ज कर दे या उनको डाइवर्ज कर दे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां कन्वर्ज हो यहां, या फिर जहां से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हो, दैट हाइपोथेटिकल पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हो गया। आओ देख लेते हैं इसे। फोकल लेंथ क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज सी। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी उसी को हम फोकल लेंथ बोलने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं पहले क्या होता है फोकस। तो फोकस में दो तरह के फोकस डिफाइन करते हैं, एक सेकंड फोकस होता है, एक फर्स्ट फोकस होता है। पैरेलल लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है। अभी हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो किरणों को या रेस को फैला देता है, ये रेस को डाइवर्स कर मतलब कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इस वाले में अगर देखें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां से चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, या कह सकते हो ऑप्टिकल एलिमेंट दैट इज लेंस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फिर ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में तो हो गया, कॉनकेव में क्या होता है? तो इसमें भी F1 F2, ये 2F1 क्या लिखा है? तो यहां तक की डिस्टेंस को F लिखते हैं, तो यहां तक की डिस्टेंस को 2F लिख दिया बस। बेसिकली 2F जो होगा वो C ही डिनोट करता है। C1 और C2 थे तो C1 और C2 को डिनोट करते हैं, तो C1 C2 लिखने की बजाय फोकस का डबल लिख दिया गया, क्योंकि देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है। ठीक, यहां पर लाइट रेस आ रही हैं, ऐसा लगता है कहीं कन्वर्ज होंगी, तो जहां पर लगता है कि कन्वर्ज हो रही है ना, ये देखो इसने कर तो दिया डाइवर्स, तो यहां पर लाइट रेज आ रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही? पैरेलल हो रही, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई, तो यहां पर ये सेकंड फोकस बन गया इसका प्रिंसिपल फोकस। अगर ऐसा हो, मान लो पैरेलल आए, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है? ये फैल जाती हैं, ये ऐसा हो गया। तो हमारे पास दो तरह के प्रिंसिपल फोकस हो गए। अगर लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और वो कंबाइंड पैरेलल आ रही हैं और कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में आने के बाद वो कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट मींस वो कहां मिल रहे हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर वो लाइट रेज आ रही हैं, डायरेक्टेड है टूवर्ड्स सम हाइपोथेटिकल पॉइंट, ठीक है, किसी हाइपोथेटिकल पॉइंट की तरफ, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो पैरेलल हो जाती हैं, दैट हाइपोथेटिकल पॉइंट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, सेम यहां पर है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में लाइट रेज यहां से स्टार्ट होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होती, तो पीछे जहां से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, याद रहेगा, ये चार अलग अलग डायग्राम है लेकिन है एक ही। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज विद स्फेरिकल लेंसेज, वहां पर भी पढ़े थे 4 रूल, यहां 4 नहीं, कम में ही काम चल जाएगा। आओ देखो, पहला रूल क्या है? पहला ये कहता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के,
या फिर कह सकते हो ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल एक्सेस के, तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करती हैं, अभी देखा प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में ही, कहां से पास करती हैं, सेकेंडरी फोकस से पास करती हैं, ठीक है। और अगर इसमें बात करें तो यहां से डाइवर्ज होती हैं, तो इस फोकस से डाइवर्ज हो जाती हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां होंगी, ऑफ कोर्स पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास, फोकस से पास करती हैं तो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक। इस वाले में क्या है, अगर ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा है यहां पर टेक्निकल डेफिनेशन आएगी ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का वो पॉइंट होता है जहां पर अगर लाइट रेज आकर के गिरती हैं तो विदाउट डेविएशन वो वहां से पास कर जाती हैं, दैट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर आओ, लाइट रेज गिरती हैं तो लाइट रेज अगर गिरती हैं और सीधे चली जाती है, इसका मतलब है ये ऑप्टिकल सेंटर को जहां, मतलब ऑप्टिकल एक्सेस को या प्रिंसिपल एक्सेस को जहां पर भी कट करती वहीं होता ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस वाले में भी सेम यही होता है, यहां पर ऐसा, तो विदाउट डिविएशन सीधे निकल जाएंगी। आओ इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, याद होगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती तो क्या होता था, वहां से लाइट रेज चलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, डाइवर्ज होंगी, लेकिन लेंस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल जब आकर के गिरेंगी तो कहां मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। अभी देखा पहला ही रूल, तो यहां से पैरेलल लाइट रेज आई, ये फोकस पर मिली, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेंगी इमेज की कहां बनेंगी, तो F2 पर फॉर्म होगी, इमेज बहुत छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि यहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। और हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर देखा था कि जो रियल इमेज होती वो उल्टा होती, दैट इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, बढ़िया। दूसरा पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, मतलब इंफिनिटी और 2f1 के बीच में हो, यहां पर मान लो रख दिया हमने, यहां से एक लाइट रे चली, पहला रूल हमने पैरेलल भेजा, ये F2 से पास कर गई, दूसरी यहां C से पास करवा दिया, यहां पर मीट कर रही हैं, यहां पर मीट कर रही हैं, तुम बना दो, तो यहां पर देखो उल्टा इमेज बन रही ना, तो उल्टा इमेज बन रही है, रियल भी है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, F2 यहां पर कह सकते हो ये ऐसा है, एक मिनट, यहां पर इस बीच में इमेज बनेगी, एक मिनट इसको सही करना, ये वाला जो F2 होगा वो यहां कहीं होगा, रुको बताते हैं, 2F2 जो होगा यहां कहीं होगा, इन दोनों के बीच में ये इमेज बनती है, ठीक, वो ज्यादा पास में चला गया, यहां पर होगा F2, यहां इनके बीच में इमेज बनेगी। तो पहला पॉइंट हो गया F2 और 2F2 या F2 के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, और साथ में रियल और इन्वर्टेड होगी, बढ़िया, ये भी देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पर रख दी जाए, तो 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज 2F2 पर बन जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे होती थी ना रिफ्लेक्शन में, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी, वैसे यहां 2F1 पर होती तो 2F2 पर बन जाती है। इसके रूल्स यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, 2F2 पर बन रही, सेम साइज की बनेगी जितनी ऑब्जेक्ट की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहां पर पैरेलल की हमने यूज की, पैरेलल की यूज की, F2 से पास करी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया, जो विदाउट डिविएशन निकल गई। आगे अगर बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, फोर्थ पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड F1 एंड 2F2, बिटवीन 2F1 F2, बिटवीन है 2F1 F2, मतलब इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जब प्लेस करेंगे तो यहां पहली लाइट रे पैरेलल आई, F2 से पास कर गई, दूसरी लाइट रे यहां पर आई, यहां कहीं पर मिल रही है तो यहां पर मिली है, देखो बड़ी इमेज इस बार बनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 और इंफिनिटी के बीच में बनेगी, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, इनलार्ज बनेगी, बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। एक और पॉइंट आओ F1 पर रख लेते हैं, तो F1 पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे ना, फोकस से जो लाइट रेज चलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, तो अगर पैरेलल हो जाएंगी तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इसकी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, तो इंफिनिटी पर बनेगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एट इंफिनिटी हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक। इसी तरह से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड F1 एंड C, F1 और C पर अगर हो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, तो F1 और C के बीच में, मतलब यहां C होता है, यहां कहीं पर C होता है, ये जो C होता है, इस C और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां लाइट रे पैरेलल आई, F2 से पास कर जाएगी, दूसरी C से पास करेगी, ये C से पास कर रही है एक्चुअली,
तो यहां से क्या होगा, ये फैल रही हैं, ये फैल रही हैं। तो अगर ये फैल रही होंगी तो पीछे बढ़ा दो इनको, पीछे बढ़ाओगे तो क्या होगा, जिधर ऑब्जेक्ट थी उधर ही इमेज बन गई। मतलब ये एक सिंगल केस बना है जिसमें रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इधर देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगी, हाईली इनलार्ज होगी, काफी बड़ी होगी, रियल नहीं, यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगी, यहां लिख लो, यहां पर लिखेंगे या हम लिख देते हैं, इसकी जगह पर लिख लेना वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बनी हुई है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। ठीक, ये हो गया छठा केस। एक और केस अब इसमें बचा नहीं, दूसरे वाले को आओ देख लेते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, कॉनकेव में ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखी जाए, सिंपल सी बात, पैरेलल आएंगी, फैल जाएंगी और वो कहां से पास करती हुई दिखेंगी, F2 से पास करती हुई दिखेंगी। अभी देखा हम लोगों ने, तो देखो फैल गई यहां से, F2 से F1 से पास करती हुई दिखी, तो F1 पर इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सिंपल है, क्योंकि सीधे सीधे तो मिल नहीं रही। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब पहले केस के अलावा कोई भी केस हो, एक ही जगह पर इमेज बनेगी बिटवीन C एंड F1। ठीक है, तो आओ देख लो, यहां से पैरेलल आई, ये C से पास कर गई, यहां से ये आई और ये इधर चली गई। अब क्या होगा, देखो कट कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है, तो कट यहां पर होगा तो इमेज यहां पर बनेगी, और इमेज के बारे में सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, हमेशा बनेगी। मतलब इंफिनिटी के अलावा कोई भी केस होगा, इमेज हमेशा यही बनेगी, छोटी बनेगी। तो अगर बोला जाए कौन सा लेंस होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये वाला लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की। यूजेस ऑफ पढ़ लो, कॉन्वेक्स के यूज क्या होते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया जिसको नाम देंगे हम लोग आगे, जिसमें पास की ऑब्जेक्ट हमें ठीक से दिखाई नहीं देती, जो पास की चीजों को नहीं देख पाते ना, वो चश्मा पहनते हैं, तो जो चश्मा पहनते हैं उसमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, किसी लेटर के ऊपर रख दो तो लेटर को बड़ा कर देता, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के यूज हो गए। अगर हम कॉनकेव के यूज की बात करें, यहां पर ये कॉनकेव के यूज है, ये कॉनकेव के यूज है। कॉनकेव लेंस के यूज है। कॉनकेव लेंस का पहला यूज क्या है, कह रहे हैं कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, जिनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती वो भी चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा पहनते हैं, उनमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लगा होता है। दे आर यूज्ड इन फ्लैश लाइट टू स्प्रेड आउट द बीम ऑफ लाइट। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, फैला देता है रेस को, तो फैला देता है रेस को, तो हम उसमें एक बीम को डाइवर्स करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कैमरा मैन्युफैक्चरर्स यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ। कैमरे में यूज किया जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑल्दो कॉन्वेक्स लेंस इज द प्राइमरी लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्राइमरी लेंस होता है, और जो हमारे ह्यूमन आई के अंदर भी लेंस होता है जिससे हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं, वो भी कॉन्वेक्स नेचर रखता है, इसलिए ये प्राइमरी लेंस होता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, चलो आओ आगे, इसको हटाओ, आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो वहां था सेम यहां, बस रिप्लेस क्या करना है, पोल को ऑप्टिकल सेंटर से रिप्लेस कर दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेफ्ट में हमेशा रखी गई, अभी जितने भी इमेज फॉर्मेशन हुए सब में लेफ्ट में है। Thus the incident ray is considered to travel from left to right, हमेशा लेफ्ट से राइट में जाएंगी, हमेशा ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मान लो उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, जिधर हम खड़े हैं, तो क्या होगा, सेंटर जहां पर ऑप्टिकल सेंटर सी होगा वहां से राइट साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव, लेफ्ट की नेगेटिव लिखी जाएंगी। इन दोनों पॉइंट का ये मतलब हुआ। तो कह रहे हैं राइट साइड, राइट टू द ऑप्टिकल सेंटर पॉजिटिव, लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर नेगेटिव लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लिखा जाएगा। ये सारे साइन कन्वेंशन हम लोगों ने वहां पर देखे थे। आओ बात करते हैं लेंस फार्मूला, कि हमें अगर मान लो
सवाल लगाने पड़े, क्वेश्चन लगाने हो, न्यूमेरिकल लगाने हो, तो वो कैसे लगेगा। तो यहां पर एक रे डायग्राम और अच्छा सा बना लेते हैं। ये हो गया रे डायग्राम। इसमें कुछ हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस यूज किए हैं, अभी यूज करेंगे। मतलब इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, देखो एक्स्ट्रा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई ना, तो इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको यू से लिखा जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने। इस लेंस से इस इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको v से लिखा जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट है इमेज का, ये कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का, ये कोऑर्डिनेट है इस फोकस का। ठीक, बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय u, सब यहां पर लिखा गया है। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय v, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f। ठीक, ये राइट साइड में फोकल लेंथ है ना, तो ये सेंटर है, राइट साइड में जा रहे हैं, रेज भी उधर ही जा रही हैं, इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव होगी। दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन, ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होगी, ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, लिखा जाएगा। तो यहां पर जो फार्मूला यूज किया जाता है लेंस का, वो जो मिरर फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, उससे जस्ट मिलता जुलता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर सिर्फ माइनस होता, वहां पर जो मिरर में था वहां पर प्लस हुआ करता था। यहां पर जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं उन सबको साइन के साथ पुट किया जाएगा। u हमेशा लेफ्ट साइड में होगा तो वो हमेशा नेगेटिव पुट किया जाएगा। तो यहां पर f नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, f पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, एंड u नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि हम इमेज ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। हाँ, ये नहीं जानबूझ के राइट साइड में रख दो, जो रे डायग्राम बनाया जाता है उनमें लेफ्ट में ही रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे तो यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, इसमें ये जो लेंस फार्मूला है, ये लेंस फार्मूला जो है, इसमें हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब अभी देखा, कभी इमेज बड़ी बन रही है, कभी छोटी बन रही है, कभी बराबर की बन रही, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस केस में मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर हेडिंग लिख लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या है। दैट फैक्टर इज मैग्निफिकेशन फार्मूला, या कह सकते हो मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रिलेटिव रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको हटा दो, सही कर लेना। वहां पर ये लिखा जाता है I/O V/U F upon F minus U F minus V/F। इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था कि -3 लिखा है, इसका मतलब ये रियल और इन्वर्टेड है, 3 का मतलब ये इनलार्ज है। ठीक, पावर ऑफ लेंस क्या होती है इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखो यहां पर ये फोकस है, पैरेलल रेज आई, यहां कंबाइन हो गई। अगर ये फोकस दूर कर दिया जाए, पैरेलल रेज आएंगी तो कंबाइन होंगी लेकिन बेंड कम होंगी। देखो यहां ज्यादा बेंड हो गई, यहां कम बेंड हो गई। तो जो बेंडिंग कैपेबिलिटी होती है दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो देखो इसने ज्यादा बेंड किया तो कम फोकल लेंथ वाला ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा फोकल लेंथ वाला कम बेंड करेगा। तो इसको डिफाइन किया जाता है, पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट एंड कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। तो 1/f इन मीटर या 100 डिवाइडेड बाय में f इन सेंटीमीटर। ये 100 कैसे आया? तो यहां पर हम लोगों ने 100 से जैसे डिवाइड किया तभी तो सेंटीमीटर मीटर में बदलता है, तो ये ऊपर चला गया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसकी यूनिट क्या होती है? तो मीटर इनवर्स लिख सकते हैं आप, या फिर डायोप्टर लिखेंगे तो डायोप्टर को कैपिटल D से यहां पर डिनोट किया जाएगा अगर सिंगल लेटर लिखते हैं तो। पावर ऑफ लेंस क्या होती? तो पावर ऑफ लेंस बताती है कि कौन सा लेंस कितनी ज्यादा बेंडिंग करता है। जरूरी नहीं है दोनों, कॉनकेव भी हो सकता है। वो डाइवर्ज करेगा तो कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो ज्यादा डाइवर्ज करेगा, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो कम डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्जिंग जो कैपेबिलिटी होती है, बेंडिंग जो कैपेबिलिटी होती है, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो ये रेसिप्रोकल लिखी जाती है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, ह्यूमन आई में डिफेक्ट क्या होते हैं इनसे रिलेटेड बात करेंगे। देन हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अब दोनों क्लास जो हो गए इनको रिवाइज करें।